2 दिन पूर्व रतलाम से नागदा रेलवे स्टेशन के बीच दाहोद उज्जैन मेमू ट्रेन में उज्जैन अस्थि विसर्जन करने जा रहे परिवार की महिलाओं व अन्य सदस्यों के साथ खाचरोद व नागदा के वर्ग विशेष के युवकों द्वारा की गई मारपीट से जुड़े मामले में नागदा के मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखते हुए उपरोक्त घटना से समाज का कोई लेना देना न होने की बात कही है। ऑटो चालक गब्बर व हिंदू युवक सन्नी के विरुद्ध मामले में पुलिस द्वारा बगैर जांच पड़ताल किए आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने तथा उन्हें गिरफ्तार किए जाने से समाज में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित समाज के आगेवानों का कहना था कि ट्रेन में हुई छेड़छाड़ व मारपीट जैसी घटना शर्मनाक है और पूरा मुस्लिम समाज इस घटना की भर्त्सना करते हुए जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता है, लेकिन घटना से जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाना सरासर अन्याय है। समाज की ओर से जामा मस्जिद के सदर अमजद लाला, इत्तेहादुल मुस्लिमीन समिति के सदर व समाज के वरिष्ठ मुन्ना लाला, आजाद खान सर, यूसुफ पहलवान, डब्बू मंसूरी आदि ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। जो रोज ट्रेन के अंदर यात्रा करते वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहाँ उनकी सीटों के लिए भी लड़ाई होती है, बाकी मुद्दों पे भी होती है, हंसते खेलते अपने घर पर सफर कर लेते हैं। ऐसे ही हमेशा देखने में आता है हर समाज की तरफ से। लेकिन उस दिन का जो मुद्दा हमारे नॉलेज में आया वो ये आया कि रतलाम से कुछ अप डाउनर चढ़े थे, बैठे हुए लोगों से सीट के पीछे उनकी कोई कहा सुनी किस स्तर तक बढ़ी वो हमें उसकी जानकारी नहीं। खाचरोद आते आते उनका विवाद बड़ा हो गया। खाचरोद में उनकी शायद लड़ाई भी हुई, ये हमने आपके समाचार पत्रों के द्वारा हमें मालूम पड़ा। परंतु खाचरोद की लड़ाई होने के बाद में नागदा के अंदर उनको लेकर जब एफआईआर कराने के लिए कुछ संगठन के लोग जो शायद अब कहना नहीं चाहिए मुझे कहते, लेकिन शायद वो अपने आप को पूरे समाज का, हिंदू समाज का ठेकेदार समझते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर एफआईआर कराई जा रही थी। उस एफआईआर के अंदर हमारे सदर साहब के द्वारा मुझे एक चीज़ का ज्ञान हुआ कि यार कब्रिस्तान कमेटी के सदर गब्बर भाई जो है अब्दुल रहमान, उनका बच्चा अपडाउन के अंदर था, उसकी चर्चा के लिए वो जीआरपी पे गए, तो शायद जीआरपी वालों ने उनको भी वहीं पे थाने में बिठा लिया और एक धर्मेंद्र करके कोई ऑटो वाला था उसको भी बिठाया। ऐसे हमें मालूम पड़ी यार आप सदर साहब ने बोला कि आप वहाँ जाके जीआरपी से चर्चा करें, फ़ोन से वहाँ जाके जैसे भी हो सके उनसे बात करा कि गब्बर को क्यों बिठाया, क्या बात है, परेशानी है। जीआरपी से हमारा कोई कभी संपर्क नहीं होता, इसलिए हमारे पास उनके नंबर मौजूद नहीं थे। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ मेरे साथ में 2 लड़के और मेरे साथ में जाते हैं, 3 जने वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने से पहले हम लोगों को तो एक याद भी नहीं था, हम लोग सनशाइन होटल के अंदर खाना खा रहे थे। हमारे मोहल्ले में एक टूर्नामेंट था एक अंडे बॉल का, जो ख़त्म होने के अंदर जो विजेता टीम थी उसने एक पार्टी दी थी भोजन की, तो हम 12-15-20 जने वहाँ पर खाना खा रहे थे। जब सदर साहब का फ़ोन आया, अवगत कराया गया, तो हम वहाँ से खाना छोड़ के 3 जने स्टेशन के ले गए। स्टेशन पर जाकर जीआरपी के अंदर हमने वहाँ चर्चा करी। वहाँ और संगठन के लोग भी थे, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने हमसे चर्चा भी करी, देखो यार लोग मारा। तो हमने वहाँ जाके सबसे पहले जीआरपी को और जो संगठन के लोग थे उनको बोला कि जिन्होंने मारा है उनकी जांच करा के उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराए, और हमारा शहर शांति का है तो इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करें। ये हमने कहा, प्रशासन ने बोला कि अभी ये लोग यहाँ पर है तो आप लोग बाहर हो जाए। हम लोग बाहर आके शांतिप्रिय तरीके से बाहर खड़े हो। हमारे आसपास मौजूद जीआरपी के पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। जीआरपी के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर वहाँ पर जो अभी मैंने बताया था कि जो अपने आप को ठेकेदार समझ रहा है वो बाहर आता, और बाहर आते ही वो हमारे को अब मुझे टीवी मीडिया में बताने में भी शर्म आ रही। इस तरह उसने गाली गुप्तार की। गाली गुप्तार करने में इन लोगों का क्या काम, यहाँ चाचा होगा, और ख़ास करके भैया तू मुझे टारगेट कर नाम से, तू यहाँ क्यों आता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मैं मुस्लिम समाज की तरफ से प्रशासन से बात करने के लिए मुझे मुस्लिम समाज ने एक नियुक्त कर रखा है कि हम प्रशासन के ऊपर ज़्यादा भीड़ लेके नहीं जाए, आप जाएँ उनसे जानकारी लें, उनसे संपर्क करो, हमें अवगत करें कि प्रशासन क्या। और प्रशासन अगर मुस्लिम समाज से कोई बात करना चाहता है तो प्रशासन मेरे द्वारा खबर भेजता है कि हम सदर साहब से इनसे बात करना चाहते हैं, 4 लोग आओ, 8 लोग आओ। उस चीज़ को उन्होंने बनाया कि ये थाने के और थाने आने के बाद में मुझे गाली बकी। जैसे वो कहा जाता है ना कि कत्ल भी आपका होगा और कातिल भी आपको ठहराया जाए, उसी तरह गाली भी हमें बकी, मारने का भी हमें करा, और उसके बाद में हमारे ही खिलाफ वहाँ पर धरने पे बैठ के एफआईआर दर्ज करा। पहला संदर्भ तो हमारा ही था, जो मुझे आपको सच्चाई बताना थी।
क्योंकि हम सदैव ये चाहते हैं कि नागदा के अंदर भाईचारा रहे, अमन शांति रहे, और हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। प्रयास करने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय होता है, जिसकी जीती जागती तस्वीर अभी आपके सामने जीआरपी थाने की। हमारे को भी अन्याय सहन करना पड़ता है। उस अन्याय के बदले हमें कुछ डिसीजन ऐसे लेना पड़ते शहर की शांति के लिए, जिससे हमारे समाज के अंदर हम बदनाम भी होते। हमें इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि आप लोग दबाव के अंदर हमारे को वो करते, लेकिन हम शहर की शांति के लिए, अमन भाईचारे के लिए, हम उस अन्याय को भी सहने के लिए सदैव तैयार बैठे और सहते आ रहे हैं और सहते रहेंगे। तो एक भारतीय होने के नाते हम ये कीमत हमेशा चुकाते रहेंगे, चुकाते हैं। ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य था, इसमें जैसा कि अभी अमजद लाला ने बताया, पूरे शहर में ये खबर है कि जो ट्रेन में जो हादसा हुआ और महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हुई है, उसके सहयोग में मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ। जबकि मुस्लिम समाज ट्रेन में जो घटना हुई है उसके लिए आक्रोशित नहीं था। ये घटनाएं आग की तरह नहीं फैली कि ट्रेन में क्या हुआ। ट्रेन में जो बात पूरे समाज में फैली हुई, ये फैली है कि अमजद लाला को गाली बकी गई है। इस बात पर वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, और निश्चित रूप से अपने नेता का सम्मान हमारे लिए सम्मान है। जब ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये एक परंपरा जो पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग के जो एसडीएम साहब हैं, यहाँ पर एक परंपरा नागदा नगर में चलती आ रही है, जिसे मैं देख रहा हूँ। और आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप इस बात को उचित मंच तक के पहुँचाएँ कि क्यों कोई एक दल, चाहे वो अमजद लाला का भी वहाँ थाना जाना मैं उचित नहीं ठहराता हूँ। ये बात मैंने स्पष्ट उस वक्त भी कही थी कि आप अधिकारी से फ़ोन पे चर्चा करें कि व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्वक जो कार्रवाई हो वो आप करें। लेकिन हमेशा थाने पर बैठ के फरियादी कुछ बोल रहा है, दबाव बनाकर कुछ लिखाया जा रहा है, हमेशा से पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर जो कार्रवाइयाँ कराई जा रही है, इससे शहर के अमन शांति के लिए गंभीर चुनौती हमेशा से बनी रहेगी। तो इसलिए हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस से निवेदन करते हैं कि आपको राज्य शासन ने या केंद्र शासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी दी है, वो कार्य आप ही करें। आप बिना तथ्यों की जानकारी के, बिना विवेचना के दबाव में आकर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये कार्रवाइयाँ कब तक के कोई अपने बच्चों पर बर्दाश्त करेगा। अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें अब्दुल रहमान उर्फ गब्बर चाचा, जिन्हें पॉस्को एक्ट में आपने आरोपी बनाया है, सनी पिता धर्मेंद्र, हम उस घटना में ट्रेन में जो लोग थे वो न्यायालय देखेगा, वो एक जो विवाद है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन ये दो लोग तो शहर में थे, वीडियो पर है। अब आप खुद थाने से फ़ोन लगा रहे हो कि आपके बेटे को थाने में बिठाया गया है, पिता थाने में पहुंचता है, वो पॉस्को एक्ट का आरोपी बन गया। तो ये क्या न्याय व्यवस्था है? ये किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? ये किस तरह की कार्य प्रणाली है? ये सब सवाल के घेरे में जब पुलिस प्रशासन आता है तो निश्चित रूप से आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा कि हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है जिन लोगों के हाथ में है, अगर वो दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई करेंगे बिना सच्ची को जाने हुए। जब एफआईआर आएगी, निश्चित रूप से एफआईआर आप जब आप इसका वाचन करेंगे, जब आप इसे देखेंगे तो एफआईआर में बिल्कुल आपको साउथ की मूवी जैसे सीन दिखाई देंगे, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। आप जब व्यक्ति यहाँ मौजूद है, किसी भी तरह से मेरा ये निवेदन है इस समाज से, विशेषकर हिंदू समाज के वो 98% लोग जो लोग वाद विवाद नहीं चाहते, 2% लोग सत्ता के नशे में, इन्हें सत्ता पाना है, इनकी मानसिकता है कि हम किसी भी तरह से विवाद को बड़ा बनाएं और हम सुर्खियों में आए। इन 2% लोगों को छोड़कर मैं 98% लोगों के चरणों में नमन करता हूँ, और मैं उनकी सहनशीलता को, उनके सहयोग को और उनके विश्वास को कि भारत जो है वो एक गंगा जमुना तहजीब का एक देश है, संविधान से इस देश का संचालन किया जाता है। इस भावनाओं में आज भी 98% मुस्लिम और 98% हिंदू लोग विश्वास रखते हैं। अगर आप इन 2% लोग जो एकत्रित होकर आ रहे हैं और आप इनकी कार्रवाई, इनके दबाव में आकर जब कार्रवाई करेंगे तो आप 98% लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो सुरक्षित अपने अपने घरों में अपना व्यापार कर रहे हैं, जो सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं, वो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो जाँच कर की होगी। एसडीएम साहब ने जो आदेश दिया वो न्याय संगत होगा, मजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑर्डर दिया वो न्याय संगत होगा। जब ये चीज़ें बाजार में आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब बताना पड़ता है, तो एक विश्वास और आपकी साख पर एक बड़ा सवाल उठता है। इसलिए मैं पुलिस विभाग से और सभी से निवेदन करूंगा कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हिंदू समाज
और जो समाज में एक मैसेज जा रहा है कि एक धर्म विशेष एकत्रित इसलिए हुआ था क्योंकि महिलाओं से छेड़छाड़ जिन आरोपियों ने की उनको बचाने आए थे। हमें उन व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। हम वहाँ एकत्रित हुए थे, अमजद लाला को गाली बकी गई है, ये सेंटेंस इज मोर देन इनफ। ये सेंटेंस आवश्यकता से बड़ा है कि यार आपके नेतृत्वकर्ता को यदि गाली बकी जा रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की शासन व्यवस्था हो। लोकतंत्र में जो शासन ने जो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर किया है, पावर का जो समतल रूप में जो विभाजन किया है, तो उसमें प्रशासन के पास बराबर के पावर है। जितना पावर सत्ता के पास है उतना ही पावर प्रशासन के पास है। सत्ता, प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये तीनों एक दूसरे के कार्य पर नज़र रखने के लिए है संविधान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और इन तीनों के ऊपर, इन तीनों तक के अपनी उचित माध्यम से सही तरह से, जैसे अब मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बात हो सकता है आप शब्दों के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरा आक्रोश हूँ। आप लोग शिक्षित व्यक्ति है, आप उससे लिखेंगे कि आक्रोशित है जनता। ये जिम्मेदारी चौथे स्तंभ के रूप में आपके पास है। आज जहाँ पर एक समुदाय विशेष के व्यक्ति का नाम आता है कि ये आरोपी है, न किसी तरह की जांच की आवश्यकता है, न किसी तरह की विवेचना की आवश्यकता है, न अपने आप के से कालर में झांक के देखने की आवश्यकता है कि मैं किस व्यक्ति के विषय में क्या लिख रहा हूँ। जिस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ उस व्यक्ति के लिए मैं FIR कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को किसी ने कहा ये आतंकवादी है, मेरे लिए आतंकवादी है। हम कम से कम व्यक्ति, हम सब लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरी शादी में मुझे आप लोगों से इतने अच्छे संबंध है कि हर मुस्लिम को एक बफर डिनर अलग से आयोजित करना पड़ता है। तो हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द ही इसकी विशेषता है। आज सत्ता पाने के लिए इसका परिवेश बदला जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है कि हम किस तरह इस देश की गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखें, क्योंकि ये देश हर कदम पर भाषाओं को, जाति को, रंग को बदल लेता है। अगर हम हर बार धर्म के बाद लड़ेंगे, फिर हम जाति के बाद विषय पे लड़ेंगे, फिर हम काले गोरे पे लड़ेंगे, फिर हम भाषा पे लड़ेंगे, हम कितनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। हम एक बार लड़ाइयाँ लड़ के अंग्रेजों से, मुगलों से आज़ाद हो चुके हैं। अब हम कट्टरवादी सोच के लोगों के गुलाम ना बने। इस देश में जो अलग अलग व्यवस्था है, जिस तरह से हर धर्म को, जैसे आज मैं टोपी पहनकर एक धर्म विशेष का व्यक्ति लग रहा हूँ, लेकिन मुझे संविधान धर्म की उपासना का अधिकार देता है। मैं उस अधिकार का उपयोग करके अगर आपके बीच में उपस्थित हूँ तो वही संविधान मुझे मौलिक कर्तव्यों का भी आवाज़ कराता है कि इस देश की एकता, अखंडता सुदृढ़ करना आपकी जिम्मेदारी है। इस देश की सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कई बार हमें लगता है कि यार ये 151 की धारा है, ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये है कि दो समुदाय आपस में नहीं लड़ेंगे। ये चीज़ हमने हमेशा से किया है। अमजद लाला के नेतृत्व में मुस्लिम समाज भी ये करता आ रहा है। अब जो बड़ी समस्या इन कट्टरवादी लोगों की है वो ये है कि मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व है वो साफ सुथरे लोगों के हाथ में आ रहा है। ये हाँ कहते सकते नहीं है, धरने नहीं दे रहा है, इनको कितना उत्साह है, तो आज उन्होंने नेतृत्व पे ही हमला कर दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल अमजद लाला से कोई बात नहीं हो, लेकिन मैं पूरी तरह से आप लोगों को और इस शहर को आश्वस्त करता हूँ कि हम ये जो प्रकरण है इन्हें भी एक बार इस शहर की अमन शांति के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। हम किसी भी तरह से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो इस शहर के अमन शांति के विपरीत हो। किंतु आप सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि GRP थाने में जो प्रभारी महोदय थे, जिन्होंने FIR में उन व्यक्तियों के नाम लिखे, ट्रेन में जो सफ़र हो रहा था उस सफ़र में जो विवाद है वो रतलाम और खाचरोद के मध्य का है। आप GRP थाने से प्रभारी फ़ोन लगा के बोलता है कि आपके बेटे को हमने पकड़ा, आप आइए। उसके बाद वो चलती ट्रेन में आरोपी कैसे बने? जिन व्यक्तियों को आपने नागदा से बुलाया, फ़ोटो है मीडिया में, परिवारजन ने मुझे हमें उपलब्ध कराया, आप तक के भी देंगे कि वो जो व्यक्ति है अब्दुल रहमान उर्फ गब्बर चाचा, सनी पिता धर्मेंद्र, कुछ नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप प्रशासन में हो, हम लोग आपसे वीडियो मांगेंगे। आप जांच करने से पहले जब बता रहा है, आरोपी कह रहा है कि मैं इस मार्ग से आ रहा हूँ, यहाँ से आप कैमरे चेक करिए, मैं ट्रेन में नहीं था, आपने मुझे बुलाया, तो ये हमारी जिम्मेदारी है या प्रशासन की है? जाँच करना किसकी जिम्मेदारी है? हम साबित करें कि हम वहाँ थे? आप साबित करो। आपने आरोप लगाया कि आप ट्रेन में थे, 3 बजे तक के आपने आश्वासन दिया है कि हम आपको छोड़ देंगे, 3 बजे प्रकरण दर्ज हो गया रात की। अब आपको हम कह रहे हैं कि हम इस मार्ग पे थे, तो उस मार्ग के कैमरे आप चेक करो। हमारे जहाँ तक के कैमरे वहाँ पर हम बता रहे हैं ट्रेन का जो टाइमिंग था उस टाइम पे वो व्यक्ति था। आप पिता, अब
मतलब हम लोग इतने डर जाए कि हमारे बेटों को थाने में बिठा लें तो पिता थाने में नहीं जाए कि हमें आरोपी बना दिया जाए। मेरा ये निवेदन है कि उन महिलाओं के साथ जिनके साथ गलत हुआ, जो व्यक्ति होता है कि घटना छोटी होती है, लेकिन अपने ईगो को, अपने प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए ये लोग उस घटना को ये भी लिखा, ये भी हुआ था, तेरा हाथ भी पकड़ा। मेमो ट्रेन में आप सब लोग, हम सब नागदा के वासी है, कई बार हमें रतलाम उज्जैन जाने का मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मेमो ट्रेन में हर कोच में शौचालय होते हैं? वो महिला और ये जो घटना वहाँ शौचालय नहीं, मेमो ट्रेन में 2 शौचालय होते हैं, एक आगे और एक पीछे, और एक जो परिवार के साथ है। अब सोचिए अगर इतना दुस्साहस उन व्यक्तियों ने कर लिया कि परिवार के साथ महिला उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, हाथ पकड़ लिया, बाथरूम ले गया, तो ये एक बड़ा सवाल क्या शासन और प्रशासन पे नहीं है? क्या सुरक्षा, कैसे व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करेगा अगर इतना असुरक्षित माहौल है? तो ये सवाल उन 3 व्यक्तियों के साथ आप जो कर रहा हो वो करिए आप, लेकिन इसका कौन जवाब देगा कि अगर ट्रेनें इतनी अव्यवस्थित है कि व्यक्ति जो चाहेगा वो करेगा? इसके बाद एक और जो इस परिप्रेक्ष्य में जो जांच से बात जो छूट रही है, ये घटना खाचरोद में हुई। अगर ये व्यक्ति, मैं इनको निष्पक्ष नहीं बताता हूँ, इसकी निष्पक्ष जांच करना पुलिस का काम है कि ये व्यक्ति कहाँ तक के इन्वॉल्व थे, लेकिन जब खाचरोद में जैसा कि बताया आपने 50-60 लोगों ने मारपीट की, तो 50-60 लोग अगर खाचरोद उतर गए और 3 व्यक्ति नागदा तक के आए, तो एक विचारणीय विषय कि इन्हीं तीनों को दूल्हा क्यों बनाया जा रहा है? उन 60 की भी जांच होना चाहिए कि वो 60 लोग कौन थे। या ठीक है कि ये एक धर्म विशेष के मिल गए तो जांच खत्म, अब आपका दबाव नहीं लगाया जाएगा। मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ। मुन्ना खान, इस्लामुल मुस्लिमीन समिति का सदर, उस दिन जो गब्बर वहाँ गया था स्टेशन पे, तो वहाँ से खबर है कि उस गब्बर को बिठा लिया। तो ये गब्बर जो है मेरे घर के बिल्कुल जस्ट पास में ही रहता है, तो वहाँ से खबर है, मैं सदर हूँ यहाँ का इस्लामुल मुस्लिमीन समिति का, तो मेरे पास खबर है कि वो गब्बर उसके बच्चे के लिए वो गया था स्टेशन, तो उसको भी बिठा लिया। तो अब मैं तो ज़रा क्या मालूम हूँ, चलने फिरने से बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे घुटने तकलीफ जैसे, तो मैंने फ़ौरन अमजद को फ़ोन लगा, मैंने कहा है, बोले मैं ये इधर हूँ यार बाज़ार की तरफ ही, मैंने कहा फ़ौरन स्टेशन जा और देखो गब्बर को क्यों बिठा लिया। तो ये वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद क्या है, इसके साथ भी गाली गलौज उन लोगों ने कही, तो ये तो गलत ही है ना। हम यहाँ पर थाने में भी जाते रहते हैं अक्सर, पहलवाने में हूँ, ये अमजद है, ये डब्बू है, कभी भी कोई भी मसला होता है शहर में किसी भी किस्म का, तो थाने में हमको ही बुलाया जाता है, बात करें, भाई समझाओ, आपके लोगों को समझाओ। हम समझाते भी हैं उनको और जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई हमारे वाले का किस मसला होता है तो वो उसकी बात करते हैं, साथ देखो कोई नाजायज़ काम इसके साथ नहीं हो, ठीक है, इसने अगर कोई अपराध करा है तो जो इसने अपराध करा उसकी आप जो भी धाराएँ लगती वो लगाएं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी धाराएँ न लगाएं जिससे कि इसका जीवन बर्बाद हो। तो इसलिए जाते आते रहते हैं। इसी सिलसिले में मैंने अमजद को वहाँ भेजा, मैंने देखा है वो गब्बर को क्यों बिठा लिया। वो तो ऑटो चलाता है और ऑटो स्टैंड पर रहता है, और वहाँ भी यही कि वो था, उसको बुलाया भी नहीं होगा, ऑटो स्टैंड पे ही था। जैसे ही 10 लोग गए वहाँ स्टेशन पे, उन लोगों को फ़ोन कर दिया होगा किसी ने कि यार यहाँ ट्रेन में झगड़ा हो गया और अपना समाज के लोगों को मार पीट हुई है हुई। तो ये लोग यहाँ से दल बनाकर वहाँ पहुँचे स्टेशन पे, और इसको देख के ही ऑटो वाले जो है वो अंदर पहुँचे, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। तो मैंने अमजद को भेजा था, उसके बाद ये जो घटना हुई अमजद के साथ, ये गलत है। क्योंकि आप नगर की आवाज़ है और बाकी आपकी जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि नगर के अंदर इतने दिनों से जो घटनाएँ घट रही उसको आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, किसी कि धर्म के विश्व वर्ग की जो सच्चाई उसको बयां कर रहा है। जैसा कि भाई कल भोपाल के पेपर में मैंने पढ़ा था, उन्होंने बताया कि 84 की घटना से लेके अभी तक जो हमने नुकसान उठाया और अभी का जो हालात चल रहे हैं, नगर की फिजा खराब हो, इसलिए हम आज बुलाने का हमारा मकसद ये है भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देने के। आप सब लोगों को पता है कुछ दिनों से नगर के हालात कैसे चल रहे हैं। इतना बड़ा शहर है, हिंदुस्तान, यहाँ सभी जाति के लोग हैं और सब भाई एक दूसरे के पास में रहते हैं। भाई होती कासूनी सबकी होती छोटी मोटी, बाकी उस घटना को लेकर लव जिहाद और
लड़की का छेड़छाड़ मामला रूप दिया जाता है। प्रशासन के वहाँ इतने लोग इकट्ठे होकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर, जबकि प्रशासन ने यूसुफ पहलवान, मुन्ना लाला, आज़ाद सर, अमजद लाला और गब्बू भाई मंसूरी हम लोगों को बुलाते हैं और हम लोगों की जिम्मेदारी थी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि नगर की फिजा खराब नहीं हो, ना ही नगर के अंदर भाईचारा बना रहे, इसीलिए हम थाने जाते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं या कोई थाना जाना, हमारा कोई ऐसा कोई लालच नहीं भाई, इसीलिए कि नगर के अंदर शांति बन रहे। मगर कुछ शरारती लोग उस घटना को इतना बड़ा रूप देकर और जो घटना दो भाइयों के बीच में होती है उसको वो 5-10 लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई करवाने का दबाव बनते हैं। हम प्रशासन के पास जब वो जाते हैं तो 2-4 घंटे तक वो लोग थाने से हटते नहीं। उसके बाद भी जब हम जाते हैं, जब तक पता लगता है कि हमारे निर्देश लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, उसके बाद भी हमने कभी प्रशासन को उसके लिए ये नहीं बोला। हम यही बोलते हैं कि जब भी कोई घटना घटती है तो आप जांच कर लें, जांच करके जो दोषी लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें। भाई इतने दबाव में आके प्रशासन कार्रवाई कर लेता है और निर्दोष लोगों को, तो फिर हम भी तो कौम के जिम्मेदार हैं भाई, हमारी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं। जब हमारे लोगों को हम शांत करते हैं, जैसा प्रशासन बोलता है उसमें हम नगर की शांति के लिए सहयोग करते हैं, उसके बाद भी हमारे लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई होती है। और अभी की जो घटना जो ट्रेन के अंदर की थी, भाई ट्रेन के अंदर और भी तो लोग होंगे भाई, लड़की के साथ घटना घटी तो लड़की चिल्लाई भी तो होगी। उसके अंदर बता रहा है कि 50 से 60 लोग 70 लोग के जबकि उस डब्बे के अंदर कभी इतने लोग नहीं थे। उसके बाद भी जांच करें, जिन्होंने अगर ये कांड करा उस पर कार्रवाई करें। भाई स्वाभाविक है, अब्दुल रहमान उर्फ गब्बर घटना घटी स्टेशन पे, उनको भी मारा गया, हम उनके लिए नहीं बोल रहे। उसके पिता को जब थाने बुलाया गया तो वहाँ पर गया, जाने के बाद वो एक कौम का सदर है, कब्रिस्तान का सदर है, और जीआरपी और आरपीएफ उसकी तारीफ कर रही है कि गब्बर चाचा यहाँ लावारिस लाश या बीमारों को और भी कोई ऐसा आदमी आता है हम उसको खबर करते हैं, तुरंत गब्बर चाचा आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। उसके बाद बिठा गया। उसकी घटना जब अमजद लाला को लगी, अमजद लाला इसलिए कि भाई कि गब्बर को क्यों बिठाया, ये घटना को लेकर जब अमजद लाला गए, जो कुछ हुड़दंगी लोग भी वहाँ गए और उन्होंने वो अपना जो दबाव बनाने का काम, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि यहाँ सच्चाई पेश होगी, इसलिए हम हुड़दंग करें। और इसको थाना प्रभारी ने हमसे बोला भी कि हमारा जो काम करना था, हमें क्या करना था, हमें सफ़ा भूल गए, इतना माहौल बना दिया, इतना हुड़दंग किया कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हमने गब्बर को भी आरोपी बना दिया। भाई उन्होंने कहा था कि अगर ये बात फ़ोन से हो जाती, बाकी कोई बात थोड़ी करना था, हम तो ये पूछने गया था भाई इसको क्यों बिठाया, अगर चाहता तो फ़ोन से ही बात कर सकते थे, बाकी खाली ये पूछने। उसमें प्रशासन ने जब अमजद लाला को बोला कि आप बाहर चले जाएं, तो हम इंसानियत का पैगाम देते हैं। अमजद लाला बाहर हो गए। बाहर आने के बाद जो नगर के आज ठेकेदार बने, उन्होंने बाहर आने के बाद पूरी समाज को और अमजद लाला को इतनी गंदी गाली दी, और तू क्या लेने आया, तो क्या आप नगर के ठेकेदार हैं क्या, या आपके कहने से आएंगे क्या हम है? हाँ, वहाँ तेरे साथ अगर कोई बदतमीजी की थी, तू भी हमारा भाई है। तो ये बात वो अमजद लाला को नहीं बोलते, भाई आप पुलिस को शिकायत कर लेते, इसको इतना बड़ा रूप नहीं देते। जब वो बात भारत के लड़कों में गई कि ये 5 लोग हमारा नेतृत्व, कौम का नेतृत्व करते हैं, और अगर इनके साथ अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो फिर इनका वजूद क्या, उसलिए भीड़ इकट्ठी हुई। भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ में भी कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ। उस भीड़ के लिए हमारे लोग बाहर गए, उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चे काम पे। उसके बाद हम 4-5 घंटे तक जीन के अंदर प्रशासन से यही बोलते रहे कि भाई हमें भी हमारी बात करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4-5 घंटे लोग जीआरपी के अंदर, इनका मकसद ये था कि ताकि देर रात हो जाए और ये मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में हो जाए, एक पक्ष कार्रवाई हो जाए। जब हमारी प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको, और हमने उनसे ये बोला कि हमारी बात सुनने के बाद ही आप जाओ। हमें उन्होंने टाइम दिया, हमने जाके उनसे जानकारी मांगी कि भाई किस किस लोगों पे एफ आई आर हुई। जब हमें पता लगा कि भाई अमजद लाला पे भी एफ आई आर हो गई,
तो फिर हमने बोला भाई एफआईआर हुई तो भाई सामने वाले ने भी धमकी दी, जान से मारने की गाली दी, टाइम तो उसमें भी होना चाहिए, इसलिए एफआईआर की रास हुई। और अभी का जो अज्ञात में कुछ लोगों के ऊपर डाला गया कि भाई कैमरे की फुटेज देखी जा रही है, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप ही जीआरपी से और आरपीएफ से कैमरे की फुटेज लें। अगर भीड़ तो दो ही तरफ से इकट्ठी थी, अगर कार्रवाई हो तो फिर दो ही तरफ से हो। उस वक्त जो हुई घटना, वो ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ उसको लेकर नहीं हुई थी। वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो अमजद लाला गए थे वहाँ जानकारी के लिए। वो जानकारी लेने में वहाँ पर अब शब्द और गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ और वो बात बाहर आई और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश था। इसकी वजह से वहाँ पर वो इकट्ठे हुए और जो अमजद लाला के लिए गाली गलौज का शब्द का इस्तेमाल हुआ और जान से मारने की धमकी के लिए बोला, उसके लिए एफआईआर के लिए मांग कर रहे थे। अब उसको दूसरा रूप दे दिया गया कि हिंदू मुसलमान का। हम नागदा शेर की शांति के लिए सदा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और इससे पहले भी कई मामलों के अंदर इन्होंने शेर की फिजा खराब करने की कोशिश की, जिसके लिए हमने शासन को अवगत कराया। उसकी हमारे पास में सारी रसीदें हैं और ये लोग हमेशा से शासन ये लोग हमेशा शेर की फिजा खराब करने के लिए आगे आते हैं। जो हमारे पास में उनके सारे रिकॉर्ड सहित हमने उन लोगों को शासन को अवगत कराया, लेकिन आज तक के इन लोगों के ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। इस तरीके से उस रोज रात में भी जैसे एक रमेश बालाजी करके है, उन्होंने वहाँ पे जो हुआ उस बात को लेके ये उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर भी डाला था। कि तमाम लोग यहाँ पे स्टेशन पे इकट्ठे हो जाए या हिंदू मुसलमान हो गया, जबकि वो मामला हिंदू मुसलमान वाला था ही नहीं। और जो ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ उसकी हम खुद निंदा करते हैं। अगर वहाँ पर अगर कुछ हुआ है, उन लोगों ने कोई गलती करी है, हमारे बच्चों ने गलती करी है, तो उसके उनको सज़ा दी जाए। और ये लोग इस तरीके से फिजा खराब करने की कोशिश करते हैं और हमने शासन प्रशासन को हमेशा अवगत कराया है कि इन लोगों के ऊपर और इनके रिकॉर्ड तक के दिए हैं अब कि इस तरीके से ये रिकॉर्डेड है। और जो है और इससे पहले भी इन्होंने जो हुआ रात में भी फिजा खराब करने की कोशिश की और मोटरसाइकिल के ऊपर 3 जन आए थे, गाली गलौज भी करी समाज को लेकर। धरने के ऊपर इन लोग पूरा शेर जलाने की बात करी थी। ये सारी चीज़ें हमने अवगत कराया, लेकिन आज तक के इनके ऊपर कोई प्रशासन ने लगाम नहीं कसी है और ना ही इनके ऊपर कोई मुकदमे दायर करे। हमारी यही वो है कि इन लोगों के ऊपर मुकदमे दायर हो और इनके ऊपर लगाम कसा जाए। क्या नाम है आपका? अच्छा, दुर्गापुरा रहती हूँ। हाँ। और एक ही लड़का है और एक लड़की है। लड़की इंदौर में रहती है, काम पे लगी हुई है, स्कूल पढ़ाई भी करती है। क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो भी कुछ भी हुआ, अगर हमारे बच्चे की गलती हो तो उसको सज़ा मिले, और अगर हमारे बच्चे की गलती न हो तो उसे बाहर निकाला जाए आप लोग के दुआ से। और हम ये चाहते हैं कि मैं खुद गरीब हूँ, मेरा आदमी भी नहीं है, बिना आदमी से मैं काम धंधा करती हूँ, मजदूरी लड़की करके खिलाती हूँ बच्चों को। आज मैंने छोटे से 5 साल से बच्चे को बड़ा करते करते मैंने ये दिन ला कर खड़ी करी। क्या नाम है आपके बेटे का? बेटे का सनी नाम है। तो क्या सनी का नाम पर कहीं पर क्या आपराधिक प्रकरण में दर्ज हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, अभी और अभी वो घर से संडे के दिन मेरे डेलनपुर गए थे, घूम के आए, और शाम बड़े हमें भी ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ ऐसा हुआ हंगामा। बोले मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, किराए पे अपन चला रहे हैं तो अपन को गाड़ी की किस्त भरनी पड़ेगी। मैंने यही बोल के उनको वापस रवाना करी, और हमें ये नहीं मालूम था कि ये ऐसा हो जाएगा हादसा। आपका ये कहना है कि आपका बेटा ट्रेन में नहीं था? नहीं था। ठीक है। और बेलनपुर जाने वाले भी सवारी हमारे सब जाके भी आए हैं। कब आए थे आप बेलनपुर से? शाम को 4 बजे के लगभग में आए थे हम लोग। और वो किसी चीज़ में अपराधी नहीं, ये सब चीज़ में कुछ भी नहीं है। आपका बेटा ऑटो चलाता क्या? ऑटो चलाता है। अभी तो मैंने अभी 4 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीने हुआ होगा उसको लाए हुए। बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत कर करके उसको अभी किस्त पे गाड़ी कर रखी हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अपने बच्चा बेटा, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा कि अपने किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना किसी फालतू चीज़ों से। इसलिए मैंने, और हमें ये नहीं मालूम था कि ये होगा हंगामा। तो वो मंडी क्षेत्र में ऑटो चलाता है, बिल्लागाम क्षेत्र में? मंडी वाले में।
मेरा नाम अब्दुल करीम है। मैं अब्दुल रहमान गब्बर का भाई हूँ और इनका जो लड़का है जो ऑटो चलाता सनी, वो गब्बर के साथ ही रहता है। वो गब्बर ने ही उनको ऑटो जो भी प्रोसेस करवाई है, दिलवाई है, और वो साथ में ही हमारे यहाँ मेरे हर कार्यक्रम में, हमारे घर के हर कार्यक्रम में सनी मौजूद रहता है। तो उस दिन भी मैं ड्यूटी पे था, मेरे को रात को 11 बजे मेरे को पता चला, मैं ड्यूटी से आया, मैंने बोलता चला तो गब्बर के लड़के का बोले वो ट्रेन में था और उसका वो जानकारी निकालने वो स्टेशन थाने पे गए। थाने पे गया तो उसको वहीं पे अपराधी बना के बिठा लिया। मैं रात को 1:30 बजे तक स्टेशन पे मैं प्लेटफार्म पे मैं गया, वहाँ देखा भीड़ थी, ये सब थे रमेश बालाजी और ये सब जो भी लोग थे कार्रवाई करवा थे। मैं 2 नंबर प्लेटफार्म के सामने बैठे बैठे मेरे को मतलब 2:15 बज गई। मेरी 2:15 बजे जब ये पूरी भीड़ हटी वहाँ से, जब पुलिस और ये सब लोग गए, उसके बाद मैं जब गब्बर से मिलने गया वहाँ पे मैंने कहा पूछो सही मेरे भाई की क्या गलती है। तो उसमें ये पहलवान यूसुफ पहलवान भी हमारे साथ थे, हम गए थे। तो वहाँ पे जो प्रभारी है प्रतीक सर, वो खुद उन्होंने बोला है कि गब्बर को हम अच्छी तरह जानते हैं। गब्बर हमारी जो भी अज्ञात लाश है या मुस्लिम समाज का कुछ भी काम होता है तो गब्बर को हम फ़ोन लगाते हैं, गब्बर हमको मदद करता है। और ये नहीं है तो हमारे भाई ने बोला भी कि जब आप सब कुछ ये बोल रहे हो कि गब्बर हमको हर जगह कोऑपरेट करता है, ये करता है, तो तुमने इसको ये सामने बिठा दिया। तो बोले कि वो मैं गब्बर पर इतना कुछ नहीं है, ये हमको रात को गौरी साहब तक ने आश्वासन दिया है। और रात को 3:30 बजे जब एडिशनल एसपी और मैडम और गौरी साहब और ये सब स्टैंड पे बैठे थे तो गौरी साहब ने खुद उस प्रतीक प्रभारी को बोला कि गब्बर को तो छोड़ो। तो वो प्रतीक साहब फिर उधर फोन पे गए, बोले 2 मिनट रुको। फिर उनने गए उधर, क्या पता किससे बात करी, ये करी, और बोले नहीं वो गब्बर भी नहीं छूटेगा भी। ये वहाँ की मौजूद उस टाइम साहब जब एसडीएम मैडम और ये जो भी लोग थे एडिशनल एसपी और ये बैठे थे। तो मतलब हमारा ये है कि जो आदमी अपने अगर बच्चे के लिए गया तो उसको भी अपराधी बना दिया गया। हाँ, जो अपराधी है जिसने अपराध करा है उसकी जांच हो, ये हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बाप अपने बेटे के लिए जाएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न ये सर, क्या एक बाप, इतनी मर्यादा तो हमारे परिवार में हमारे बाप ने हमको संस्कार दिए कि बाप बेटे 2 ही मिलकर एक 12 साल की लड़की जो मीडिया ने बना के पकड़ के बाथरूम में ले गए, इतनी मर्यादा से हम गिरे नहीं है सर। ये भाई साहब मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, इनके साथ बहुत टाइम मैंने काम करा है। मतलब इतने हम गिरे हुए लोग नहीं हैं कि यार किसी के। और एक बेटे के चक्कर में बाप चाहे वो उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी थाने भाग के तो जाऊंगा। तो हमारा ये है कि पुलिस अपनी जांच करे। स्टेशन पे हर मिनट का फुटेज है, हम भी हमारे स्तर से निकाल रहे हैं, आप भी निकालें। और उसमें जो निर्दोष लोग हैं उनको आप सेफ, जैसे एक सनी है और एक ये गब्बर है, ये 2 जो लोग वहाँ से स्टेशन पे इनका जाते हुए हैं। अगर मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूँ कि 9:15-16 में आप उनकी वो रिकॉर्डिंग निकलवाओगे तो आपको ये जाते हुए दिखेंगे। उसने मेरी बात हुई है उससे, तो बोले कि हम वहाँ से गए हैं। तो आपसे विशेष बस आप लोगों से और प्रेस से माध्यम से ये मेरी गुजारिश है कि आप उसकी निष्पक्षता जाँच करवाएँ और उसके फुटेज निकलवाएँ और ये जो निर्दोष लोग हैं इनका सहयोग प्रदान करें।